हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआरवी नॉलेज हब। आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपके क्लास 12th रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है मैथ का, चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसका क्वेश्चन नंबर 14। इससे पहले की वीडियो में इसके सभी पार्ट्स और इंट्रोडक्शन जो वीडियो थी उसका डिस्कस कर चुका हूं। अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया है कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है या फिर ट्रांजिटिव क्या होता है, तो पहले एक बार आप इंट्रोडक्शन जो मैंने वीडियो दिया है उसको देख लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको किसी भी टाइप की पीडीएफ नोट्स चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है वो। यानी सबसे पहले में कहा गया है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स, यानी एल लेना है सेट ऑफ ऑल लाइन्स, उन सभी लाइन्स का इन एक्स वाई प्लेन, किसी एक्स वाई प्लेन में है। मान लीजिए ये आपका कोई एक एक्स वाई प्लेन है। ओके, ये एक्स एक्सिस होती है आपकी और ये वाली वाई एक्सिस। इस प्लेन के ऊपर आपको लाइन्स लेनी है। वो लाइन्स जैसे कह रहा कि आर रिलेशन में L1 L2 सच दैट L इज पैरेलल टू L2, यानी कि अगर मान लीजिए आपने कोई एक ये लाइन ले ली जिसको आप L1 बोल रहे हो, तो L2 भी कोई ऐसी लाइन लीजिए जो इसकी क्या हो, पैरेलल हो। तो हम ये जब लाइनें लेते हैं ऐसे, तो ये होनी चाहिए इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस क्या होता है, यानी वो रिफ्लेक्सिव हो, वो सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव भी हो। उसके बाद में सेकंड पार्ट अलग से पूछा है, वो बाद में करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो मैंने लिखा आंसर नंबर 14। क्या कहा है, ए सेट दिया है सेट ऑफ ऑल लाइंस, तो मैंने लिख दिया सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, किसी एक्स वाई प्लेन के अंदर है। ओके, फिर आर रिलेशन दिया उसे भी लिख देते हैं। क्या, L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, यानी कि L1 कोई लाइन होगी वो L2 के पैरेलल है। इक्विवेलेंस प्रूफ करना, यानी सबसे पहले अपन इसको रिफ्लेक्सिव शो कर देंगे। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, एक रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। कब, इफ ए कोमा ए बिलोंग करे आर को। तो यानी हमें पता है कि अगर L1 कोई लाइन है तो L1 की पैरेलल होगी, यानी खुद ही खुद की पैरेलल तो होती है। तो यानी कह सकते हैं कि L1 कोमा L1 बिलोंग करेगी आर को। इसका मतलब दैट इज L1 है वो खुद के ही खुद से पैरेलल है। अगर खुद के ही खुद के पैरेलल है तो यानी कि R इज रिफ्लेक्सिव। क्या हो जाएगा, R आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ओके, नाउ उसके बाद में अपन देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है उसे लिख देते हैं। क्या, कि इफ ए कोमा बी बिलोंग करे आर को, तो ऐसे में यानी कि देन बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो समझो L1 कोई लाइन है वो L2 के पैरेलल है, तो L2 भी तो L1 के पैरेलल है। यानी अगर ये इसके पैरेलल है, L1 अगर L2 के पैरेलल है तो L2 भी हमारी L1 के पैरेलल होगी। यानी A B से रिलेट कर रहा है तो B A से भी रिलेट करेगा। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि L1 कोमा L2 हमारी बिलोंग कर रही है R को। दैट इज, इसका मतलब है क्या, कि L1 है वो पैरेलल है L2 के। तो उल्टा भी इसका ट्रू होगा, यानी L2 ऑल्सो पैरेलल टू L1। अगर ऐसा है तो अपन कह देंगे क्या, कि L2 कोमा L1 हमारा बिलोंग कर रहा है R को। तो देखो A की वैल्यू ये है, ये B की वैल्यू है, यहां इसको बिलोंग कर रही थी और वापिस B कोमा A भी आ गया, यानी B तो आपका L2 बन गया और A है वो L1 बन गया। तो ये इसको बिलोंग कर रहा है, यानी कि R इज सिमेट्रिक हो गया। R हमारा कौन सा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। सेम ऐसे ही ट्रांजिटिव कर देते हैं। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या है, कि इफ ए कोमा बी हमारा बिलोंग करता है आर को एंड कोई बी कोमा सी है वो भी बिलोंग करती है आर को, तो ऐसे में
हमारा ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। ठीक है, तो यानी ये समझिए कि ये कोई लाइन आपकी L1 है जिसको मैं ए के इक्विवेलेंट मान रहा हूं, ये मेरी कोई दूसरी लाइन है L2 जिसे मैं बी मान रहा हूं, और ये मान लीजिए कोई मेरी थर्ड वन लाइन है L3 जिसे मैं सी मान रहा हूं। और मैंने कहा क्या कि ए कोमा बी बिलोंग कर रहे हैं, यानी L1 है वो L2 के पैरेलल है। ठीक है जी, फिर बी और सी ले रहा हूं यानी बी कोमा सी, तो बी की वैल्यू कौन है L2 है जो पैरेलल है यानी सी यानी L3 के। तो क्या L1 और L3 पैरेलल नहीं है? बिल्कुल L1 और L3 भी आपके पैरेलल होंगे। L1 क्या है आपका A है और ये जो आपका C है, तो यानी यही तो हमें प्रूफ करना है। तो ये जो रफ वर्क है इसे मैं यहां पर शो करके दिखा देता हूं। क्या L1 कोमा L2 बिलोंग कर रहा है R को, दैट इज इसका मतलब L1 पैरेलल है हमारे L2 के। ठीक है जी, एंड L2 कोमा L3 भी बिलोंग कर रहा है R को। ठीक है, दैट इज इसका मतलब है कि L2 है वो L3 के पैरेलल है। ओके, तो ऐसा है तो L1 और L3 भी पैरेलल होगा। अगर ऐसा ये पैरेलल है तो इससे रिलेशन ऐसे जनरेट होगी क्या कि L1 कोमा L3 हमारा बिलोंग करेगा R को। ओके, तो अगर ये बिलोंग कर रहा है यानी देखो ये A और B था, ये B और C है, तो ये आपका A और C बन गया ना, तो ये ऐसा बन गया तो क्या कह देंगे कि R इज ट्रांजिटिव। R क्या हो गया आपका ट्रांजिटिव हो गया। और ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और जो ट्रांजिटिव हो वो हमेशा इक्विवेलेंस होता है, यानी कह देंगे क्या कि हेंस आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या होगी आपकी ट्रांजिटिव होगी। ठीक है, तो हेंस आर इज इक्विवेलेंस आएगा। आर क्या है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, नाउ हमें उसके बाद में पूछा गया है क्या कि सो दैट, तो इक्विवेलेंस कर दिया, फाइंड सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो यानी कि हमें सेकंड केस में पूछा गया है, उसे अपन शो कर देते हैं। जो हमें सेकंड पार्ट करना है केस सेकंड। ओके, तो जिसके अंदर पहले हम रिलेशन बता देते हैं क्या कि r इज इक्वल टू हमें दिया है L1 कोमा L2 सच दैट L1 हमारा पैरेलल होना चाहिए L2 के, ये बात हमें कही है। ओके, फिर हमें कह रहा है कि y इज इक्वल टू आप ले लीजिए 2x प्लस 4, ये लिया और इसके पैरेलल लाइंस ढूंढनी है। तो देखो पैरेलल कब होती हैं, ये आपने 11th क्लास के अंदर मैथ के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा है रफ में, क्या कि y इज इक्वल टू अगर 2x प्लस मान लीजिए 3 है, या y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 7 है। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, यहां 2x जो है इसको तो सेम रख रहा हूं और ये जो कांस्टेंट पार्ट है ना इसको मैं बार बार टर्न कर रहा हूं। तो ऐसे जब भी कोई लाइंस होती हैं जहां पर ये एक्स एक्सिस वाले वेरिएबल सेम चले और कांस्टेंट चेंज होता है तो वो हमेशा लाइंस एक दूसरे के क्या होंगी पैरेलल होंगी। यानी ये y1 की वैल्यू, y2, y3 जो वैल्यूज हैं ये सब किसी लाइन की वैल्यू है तो ये एक दूसरे की क्या होंगी पैरेलल होंगी। तो आपने देखा होगा कि इसको तो अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते थे क्या, इस 2 को मान लेते थे m किसी स्लोप के लिए और आगे x है वो है ही, और प्लस में ये जो बार बार चेंज हो रहा है 3, 5, 4 इसको मान लिया c, यानी ये इसके साथ कंपेयर अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्या y इज इक्वल टू 2 की बजाय मैंने ले लिया m और x है ही और प्लस 4 जो कि कांस्टेंट है उसकी जगह मैं क्या ले सकता हूं c ले सकता हूं। तो ये ले लिया मैंने c और यहां पर बता दूंगा कि वेयर m इज द स्लोप ऑफ लाइन, जो लाइन है उसका स्लोप होगा m, यानी कि m की वैल्यू अगर इससे कंपेयर करें, देखो y का y आ गया, x है उसकी जगह x आ गया, कांस्टेंट 4 था वो c की जगह आ गया, तो m है वो 2 हो जाएगा, यानी m की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। ओके, तो अगर ये 2 आ गई तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो हमें चाहिए, इसे मेंशन कर देते हैं क्या रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी y इज इक्वल टू 2x और यहां पर हम चेंज कर रहे हैं 4 की बजाय कांस्टेंट यानी c डाल देते हैं। ठीक है, एंड एक अपनी खुद की लाइन दी हुई है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 आर पैरेलल क्या होंगी
एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगी, आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। ये जितनी भी बनेंगी ये सब की सब एक दूसरे के पैरेलल होंगी। जहां पर 2 इज इक्वल टू हमारा m है, या दैट इज आप बोल सकते हो कि m इज इक्वल टू हमारा 2 है, और वेयर जो c है वो भी बिलोंग करेगा r को। तो ये हमें यहां पर शो करना था कि इसी के कोई पैरेलल लाइंस ड्रॉ कीजिए। तो ये आप पहले ही सीख चुके हो कि पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और m क्या है, वहां पर कोई स्लोप होता है लाइन का, जो ढलान होता है ना वो वाला। तो इस तरीके से अपन इसके पार्ट 14 का जो सेकंड है उसे सोल्व कर देंगे। ओके।